गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका एमडीलो क्लासेस में। देखिए, आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45। देखो, सेक्शन 45 जब अपने एविडेंस एक्ट का पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्री के क्वेश्चंस निकलते हैं और ये खुद में एक टॉपिक जो है मेंस का क्वेश्चन क्रिएट करता है। देखो, प्री के क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि क्या जो एक्सपर्ट की राय है उसको मानने के लिए कोर्ट बाउंड है, या अगर बात आती है कि जो एक्सपर्ट की राय है क्या वो वीक एविडेंस है या स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, क्या एक्सपर्ट की राय पे भी मैटर डिसाइड हो सकता है, या अगर आई विटनेस और एक्सपर्ट की बात है तो इन दोनों में से किसके एविडेंस को प्रिवेल किया जाएगा, कौन सा एविडेंस स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ये सारी चीजें और जो एक्स्ट्रा केस लॉज है आज अपने पढ़ेंगे इस क्लास में। देखो, सबसे पहले ये याद रखो कि जो अपने एविडेंस एक्ट सेक्शन 45 पढ़ते हैं, एक्सपर्ट की ओपिनियन, एक्सपर्ट की ओपिनियन, ये ओपिनियन किन किन टॉपिक्स पे आती है, किन किन बातों पर कोर्ट एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकता है। देखो, सबसे पहले जबकि कोर्ट को किस बारे में, या तो किसी विदेशी विधि अर्थात कोई फॉरेन लॉ के बारे में, या कोई विज्ञान अर्थात साइंस के बारे में, या कोई कला अर्थात आर्ट के बारे में, या कोई हस्तलेख हैंडराइटिंग के बारे में, या उंगली चिन्ह फिंगर एक्सप्रेशन के बारे में अगर कोर्ट को राय बनानी है, किन किन चीजों में, किसी फॉरेन लॉ के बारे में, किसी साइंस के बारे में, किसी आर्ट के बारे में, या किसी हैंडराइटिंग या फिंगरप्रिंट्स के बारे में अगर कोर्ट को कोई राय बनानी है तो कोर्ट किससे पूछेगा? कोर्ट पूछेगा एक्सपर्ट से। अब ये जो एक्सपर्ट होंगे, ये जो एक्सपर्ट होंगे इन चीजों में ये क्या रखते हैं? विशेष कुशल या अनुभव रखते हैं। कि जबकि न्यायालय को किसी विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख या उंगली चिन्ह के बारे में कोई राय बनानी है तो विशेष कुशल व्यक्तियों की राय क्या मानी जाएगी? रेलेवेंट मानी जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि इन पर्संस की राय, जो राय है वो सुसंगत है या विसंगत है या असंगत है। तो आपका आंसर क्या होगा? इन सभी एक्सपर्ट पर्संस की राय सुसंगत है। लेकिन कंडीशन क्या है? उनके पास विशेष कुशल ज्ञान या अनुभव होना चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो क्या होने चाहिए? एक्सपर्ट होने चाहिए इन चीजों में। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ये जो सुसाइड नोट लिखा गया है, एक सुसाइड नोट लिखा गया है, तो ये जो हैंडराइटिंग है इसके बारे में कोर्ट कैसे मानेगा, कैसे इस हैंडराइटिंग के बारे में प्रूफ करवाएगा? तो कोर्ट किसको बुलाएगा? एक्सपर्ट को बुलाएगा। फिर उस पर्सन के अदर डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, उन सब से क्या करेगा? उस सुसाइड नोट को मैच करेगा। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट आया उसकी जो ओपिनियन होगी सेक्शन 45 में रेलेवेंट मानी जाएगी। अब देखो, अगर मेंस का क्वेश्चन आता है विशेषज्ञों की राय कब सुसंगत है, किन किन मामलों में विशेषज्ञों की राय सुसंगत है, विशेषज्ञ कौन हो सकता है, उस कंडीशन में आपको सबसे पहले सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट का जिक्र करके फिर आपको डेफिनेशन लिखनी है कि विशेषज्ञ व्यक्ति कौन होता है। अब देखो, विशेषज्ञ व्यक्ति कौन होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है? जब अपने सेक्शन 45 पढ़ते हैं तो वहां से ये चीज अपनों को क्लियर होती है कि एक्सपर्ट कौन है। जिन लोगों को किसी विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख या उंगली चिन्ह के बारे में विशेष ज्ञान या अनुभव है, वो व्यक्ति एक्सपर्ट कहलाते हैं, विशेषज्ञ कहलाते हैं। ये है सेक्शन 45 की डेफिनेशन। अब इसी के साथ एक सेक्शन 45A भी साथ में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताता है। देखिए, सेक्शन 45A कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में परीक्षक का मत वो भी ग्राह्य होगा। कब ग्राह्य होगा? देखो, जब किसी कार्यवाही में न्यायालय को किसी मामले में राय बनानी होती है कि किसी पारेषित सूचना के संबंध में, पारेषित सूचना या नंबर 2 कंप्यूटर साधन में भरी गई सूचना या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक अथवा अंकीय रूप में सूचना के रूप में भरी जाती है, तो
आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 में ये सभी साक्ष्य के परीक्षक की राय क्या होती है? एक सुसंगत साक्ष्य होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में परीक्षक का मत क्या होता है? परीक्षक की ओपिनियन क्या होती है? ग्राह्य होती है, एडमिसेबल होती है। ठीक है, अब वापस आप सेक्शन 45 पे आ जाओ, क्योंकि सेक्शन 45 और सेक्शन 45 है, दोनों को साथ में पढ़ना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में अगर कोई ओपिनियन है तो वो भी एक्सपर्ट मानी जाती है। अब देखो, इसमें एक बात आती है कि क्या जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन दी है, वो जो राय दी है, क्या कोर्ट उसको मानने के लिए बाउंड है? क्या न्यायालय उसको मानने के लिए बाध्य है? तो एक केस नोट करो, पालीराम वर्सेस दिल्ली प्रशासन। एक केस है पालीराम वर्सेस दिल्ली प्रशासन का एक केस है। इस केस में क्लियर कट कहा था कि जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है, विशेषज्ञ की राय है, कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। सिंपल, पालीराम वर्सेस दिल्ली प्रशासन के केस में कहा था कि जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है, कोर्ट उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि अब जरूरी थोड़ी है कि एक्सपर्ट ने आके अपनी राय दी तो उसके बिहाफ पे कोर्ट अपना जजमेंट कर देगा। क्यों? जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी तो ह्यूमन बीइंग होते हैं। क्या पता जो उनकी राय है वो गलत राय है। जरूरी थोड़ी है मैं कोई ओपिनियन रखती हूँ तो 100% ये सही थोड़ी है कि वो ओपिनियन सभी की नजर में सही है। वो मेरी नजर में सही हो सकती है, जरूरी नहीं है ना कि सामने अगर 100 लोग खड़े हैं तो उनके लिए भी वो ओपिनियन सही है। इसीलिए कोर्ट इस ओपिनियन को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि जो एक्सपर्ट का काम होता है सिर्फ ओपिनियन देना होता है, न कि जजमेंट देना। एक्सपर्ट का क्या काम होता है? सिर्फ राय देना होता है, कोर्ट को राय देना होता है, जजमेंट देना नहीं होता। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, नोट करो, पालीराम वर्सेस दिल्ली प्रशासन का केस है। नेक्स्ट एक केस और नोट करो कि क्या जो एक्सपर्ट की राय होती है वो कमजोर साक्ष्य होती है या स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है। केस नोट करो, गोपाल रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। गोपाल रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूं ना, ये प्री प्लस मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार प्री का क्वेश्चंस भी इन चीजों से पूछा गया है। जैसे पालीराम वर्सेस दिल्ली प्रशासन के केस में प्री का क्वेश्चन निकलता है कि क्या एक्सपर्ट की राय को मानने के लिए कोर्ट बाध्य है या नहीं है। या गोपाल रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश के मामले में कहा कि एक्सपर्ट की ओपिनियन कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है या स्ट्रॉन्ग प्रकृति का। तो गोपाल रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश केस में क्लियर कट कहा कि जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है वो एक कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होता है। लिखो कि जो एक्सपर्ट की ओपिनियन होती है वो वीक एविडेंस होती है। ये दो बातें क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन कि जो अगर कोई पर्सन, एक मामला घटित हुआ, एक घटना घटित हुई, उसमें क्या हुआ, एक आई विटनेस था जिसने सारी घटना देखी, एक एक्सपर्ट था जिसने अपनी ओपिनियन बताई उस केस के बारे में। अब ये आई विटनेस और एक्सपर्ट की ओपिनियन में कॉन्ट्राडिक्शन होने पर कोर्ट किसकी बात मानेगा? कोर्ट सबसे पहले इस आई विटनेस की बात मानेगा। अगर आई विटनेस और एक्सपर्ट की ओपिनियन में विरोधाभास होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो आई विटनेसेस की बातें क्या करेंगी? प्रिवेल करेंगे। वहां पर जो एक्सपर्ट की राय है वो साइलेंट रहेगी। किस केस में कहा? नोट करो, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट केस, दर्शन सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य। अब देखो, एक और चीज बताती हूं कि स्टूडेंट पूछते हैं मैडम AIR, देखो AIR आपको याद होती है तो वेल एंड गुड। अगर AIR आपको याद नहीं होती तो इसमें मार्क्स नहीं कटते, ना जुडिशरी में आपके मार्क्स कटेंगे ना LLB में मार्क्स कटेंगे। अगर आपको केस का प्रॉपर नाम याद है और इस केस में प्रॉपर क्या हेल्ड किया था, अगर वो दो चीजें आपने एकदम सही लिखी है और AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट नहीं लिखी, तो यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। तो स्टूडेंट बेफिक्र रहो कि वो कंप्लीट याद रखते हैं, AIR प्लस SC इतना नंबर, ये याद नहीं करनी। अपनों को स्मार्ट स्टडी करनी है, ज्ञाता नहीं बनना। स्मार्ट स्टडी करो कि सिर्फ अपना पर्पस है जुडिशरी निकालने का, उसी को याद रखो।
एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो कंफ्यूज होते जाओगे, थोड़ा सा पढ़ोगे याद रहेगा, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो तब आप कंफ्यूजन, आपके माइंड में बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इतना ही पढ़ो कि हम जुडिशरी का एग्जाम निकाल सके। तो केस है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है। इस केस में क्लियर कहा था कि अगर आई विटनेस और एक्सपर्ट इन दोनों की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है तो जो आई विटनेस है उसकी बात प्रिवेल करेगी, जो आई विटनेस है उसकी बात प्रिवेल करेगी। इंपॉर्टेंट है, नोट करो ये तीनों केस। आई विटनेस और जब एक्सपर्ट की ओपिनियन के बारे में कॉन्ट्राडिक्शन है तो कौन प्रिवेल करेगा? आई विटनेस प्रिवेल करेगा। अब देखो, ये जो एक्सपर्ट की ओपिनियन होती है, ये जो एक्सपर्ट की ओपिनियन होती है, कोर्ट तो इसको मानने के लिए बाउंड भी है, बाउंड नहीं है। अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है, चाहे तो माने चाहे तो ना माने, इस बात में हम कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकते हैं, इस बात में हम कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकते। फिर एक केस लिखो, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मिस सुसान लिग बियर, मिस सुसान लिग बियर। देखो, इस केस में हेल्ड किया था कि विशेषज्ञ के लिए यह आवश्यक है, अब एक्सपर्ट के लिए क्या चीजें नेसेसरी है? नंबर 1 कि उस सब्जेक्ट के बारे में उसका विशेष ज्ञान होना चाहिए। अगर हैंडराइटिंग की बात आती है तो उस हैंडराइटिंग में उसके पास उसकी स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, या उसके पास उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या उसके पास उस चीज के बारे में विशेष अध्ययन भी होना चाहिए। जैसे देखो, एक कोर्ट में मामला आया कि क्या ये गोल्ड असली गोल्ड है या नहीं है। अब यहाँ पर एक नॉर्मल शॉपकीपर को बुलाया जिसकी एक गोल्ड की जो शॉप है। अब उस गोल्ड शॉप वाले पर्सन ने, उस ओनर ने जो भी बात बताई कि सोना असली है, सोना नकली है, तो उसने जो भी राय दी वो कोर्ट में एडमिशेबल है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपर्ट की बात होती है तो जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट के पास कोई उपाधि होनी चाहिए तभी वो एक्सपर्ट है, नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास अनुभव है, तो वो जो गोल्ड की शॉप वाला ओनर था, उसकी राय भी क्या मानी जाएगी? एक्सपर्ट की राय की तरह सुसंगत मानी जाएगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई अवार्ड होना चाहिए कि हाँ ये पर्सन, इसको अवार्ड मिला हुआ इसलिए एक्सपर्ट है, नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप भी किसी मामले में, न्यायालय अगर चाहता है तो आप भी वहां पर अपनी राय दे सकते हो, वो रेलेवेंट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? वो रेलेवेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट, अब देखो, दो बातें आती है कि जो एक तो होता है विशेषज्ञ साक्षी, जो एक्सपर्ट होता है, एक एक्सपर्ट एविडेंस होता है, एक जनरल एविडेंस होता है, विटनेस जो साक्षी होता है, सामान्य साक्षी होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जो एक्सपर्ट वाला साक्षी होता है, विशेषज्ञ साक्षी होता है, उसको क्या होता है? विशेष प्रकार का अनुभव होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो सामान्य साक्षी होता है उसके पास वैसे अनुभव नहीं होता, उसने क्या होता है, वो घटना देखी होती है, तब वो आके कुछ उस केस के बारे में बताता है। तो एक्सपर्ट के पास अनुभव होना जरूरी है, सामान्य साक्षी के पास अनुभव होना जरूरी नहीं है। सेकेंड थिंग कि विशेषज्ञ साक्षी हमेशा क्या करता है? अपनी राय का साक्ष्य देता है, ओपिनियन के बारे में बताता है। लेकिन जो सामान्य साक्षी होता है वो सिर्फ तथ्यों के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? फैक्ट्स के बारे में बताता है। इसलिए विशेषज्ञ साक्षी और सामान्य साक्षी में भी डिफरेंस क्रिएट किया गया है। तो अब यहाँ पे जो अपनों ने इंडियन एविडेंस सेक्शन 45 ए पढ़ा था, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्री के क्वेश्चंस कवर होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और जो एक प्रॉपर मेंस का क्वेश्चन होता है वहां पर आप ये डेफिनेशन, एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने आपको बताई प्लस केस लॉज लिखेंगे तो आपका एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनों ने पढ़ा एविडेंस एक्ट के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।